आपको स्कूल बुक्स स्कूल से ही लेना है, बाहर से आपको नहीं लेना है। यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेना है, बाहर से नहीं लेना है। स्कूल के हर एक चीज बोलते हैं स्कूल से ही लेना, बाहर से नहीं लेना है। तो ये जबरदस्ती का फैमिली पेरेंट्स को प्रेशर क्यों करते हैं? 12 महीने का होता है, बट स्कूल के कैलेंडर में 14 महीना होता है। मतलब आप समझ गए होगा, 12 महीने की फीस के बदले 14 महीने की फीस देती है, जो टर्म फीस के नाम पे लिया जाता है। कंप्यूटर फीस के नाम पे फीस लिया जाता है, और कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पे सिर्फ उनको पेंटिंग सिखाया जाता है स्कूल में। क्या बुलाते हैं कंप्यूटर में, पेंटिंग करवाते हैं, पेंटिंग कर लो, कुछ भी बना दो, बस हो गया तुम्हारा कंप्यूटर। हमारे मालोनी में बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है, जो जब छुट्टी है तो रोडों पे ट्रैफिक हो जाती है, मगर स्कूल का कोई एक वॉचमैन तक रोड पे नहीं आता है और वो ट्रैफिक क्लियर नहीं करता, जिसकी वजह से लोगों को एक एक घंटा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता इस पे स्कूल को थोड़ा फोकस करना चाहिए? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो जिसका नाम है द मालवनीकर शो। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है हॉली स्टार स्कूल के प्रिंसिपल हुसैन सर, जिनसे हमने स्कूलों के मुद्दे पर बात करी और जनता का सवाल उनसे पूछा, जैसे कि 12 महीने के बदले 14 महीने की फीस लेना, टर्म फीस के नाम पर स्कूल में प्लेग्राउंड नहीं होना, और भी कई सारे मुद्दों पे हमने उनसे बात करी। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपको उनका इंटरव्यू बताते हैं। हुसैन सर, आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है द मालवनीकर शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मालवनीकर शो को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके के शो का शुरुआत आपने किया है मालवनी के अंदर। तो हुसैन सर, आप हॉली स्टार स्कूल के प्रिंसिपल हो, तो आप ये हॉली स्टार स्कूल कब से रन कर रहे हो? पहली बात तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आपको भी आने वाले इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया आपको भी। और ये स्कूल हमने 2010 में शुरू किया था, और आज 13 साल हो चुका है, और कई हजारों बच्चे हमारे से कनेक्टेड हो चुके, कई बच्चे पास होकर निकल चुके इससे। और कोशिश ऐसी आने वाली जितनी भी हमारी ताकत होगी हम लोगों को सपोर्ट कर पाए एजुकेशन में। तो मालोनी के जो लोग हैं उनके कई सारे सवाल है मालोनी के एजुकेशन को लेके। तो सबसे बड़ा सवाल है पुअर एजुकेशन। जो मालोनी में लोगों का सबसे ज्यादा सवाल है पुअर एजुकेशन के ऊपर। जैसे कि बहुत सारी ऐसी स्कूल है जो रन तो कर रहे हैं स्कूल के नाम पे, इंग्लिश मीडियम के नाम पे, बट बच्चे को 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में होके कोई अननोन पर्सन का नाम लिखने बोलेंगे तो उनको नाम लिखने तक नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्कूलों पे? देखिए, पहली बात तो एजुकेशन को समझना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत वास्ट होता है, सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं आता उसके अंदर लिखना पढ़ना समझना समझाना, चीज़ को रीड करना, है ना, बहुत बड़ा दायरा है। और अल्लाह ताला ने हमको हमारी जहन को इस तरीके से बनाया है कि हम हर तरफ ज़िंदगी में सीखते रहते हैं। और अगर आप देखोगे कि एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे या 50 बच्चे हैं, तो उनमें हमेशा टॉप 20 भी होंगे और बॉटम 20 भी होंगे। तो जब टॉप 20 होते हैं ना, तो अक्सर ऐसा देखा गया, रिसर्चर्स में भी आया हुआ है कि जिनके माँ बाप थोड़ा सा अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ में जहन रखते हैं या वक्त देते हैं, तो उन बच्चों के अंदर बहुत जल्दी पढ़ाई को पकड़ने की ताकत आ जाती है। और जो बच्चे अपने घर के अंदर जैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं, जैसे जिनके घर के अंदर वो पहला बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला लिया है, और उनकी मम्मी को सिंपल ABCD और बाकी चीज़ें भी नहीं आती, और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वक्त नहीं दे पाती बच्चों को, तो वैसे बच्चों को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। ऐसा नहीं आएगा, मैं बोलूँगा थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स अगर फोकस करेंगे तो मालूम नहीं, आपको एरिया मालूम है, स्लम एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर लोग गरीब है और प्लस पढ़े लिखे कम है। तो अगर माँ बाप ही अगर फोकस, जब वही पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसा फोकस करेंगे? इसलिए तो उन लोग स्कूल में डालते ताकि स्कूल उन पे फोकस करे, उनके एजुकेशन पे ध्यान दे, चीजें करे। देखिए ना, ये बात एकदम लाजिम है कि जो बुनियादी और पहली जिम्मेदारी आती है वो माँ बाप की आती है, क्योंकि माँ को पहला मदरसा कहा जाता है। जो माँ की गोद होती है वो सबसे पहला मदरसा होता है बच्चे के लिए। उसके बाद में समाज के अलग अलग तबके से वो सीखता है, जिसके अंदर स्कूल भी एक आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन को आपको इस तरीके से भी समझना पड़ेगा कि एजुकेशन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स भी आते हैं, जैसे डिसलेक्सिया, ADHD और ऑटिज्म। ये कुछ तरीके की ना मानसिक चीज़ें होती हैं जो बच्चों को ना पढ़ाई से दूर करती है। और क्योंकि जो काफ़ी पढ़े लिखे पेरेंट्स या फाइनेंशियल स्टेबल पेरेंट्स होते हैं, तो वो अपने बच्चों को बहुत जल्दी इस तरीके की परेशानियों से या बीमारियों से आइडेंटिफाई कर पाते हैं,
और बहुत सारों को बहुत वक्त तक ऐसा लगता है कि नहीं मेरा बच्चा मस्तीखोर है, चंचल है, हम्म, लेकिन क्या होता है कि उसके दिमागी कुछ न्यूरोलॉजीज कुछ इश्यूज भी होते हैं जिसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप तमाम हिंदुस्तान की हर स्कूलों में या हर गाँव में भी अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टॉप 20 और बॉटम 20 मिलेगी। तो मालूनी में ऐसी बहुत सारी स्कूल है जो रजिस्ट्रेशन तो 5th स्टैंडर्ड या 6th स्टैंडर्ड है, बट स्टडी वहाँ पे उन लोग 10th स्टैंडर्ड के दे रहे हैं। हम्म। तो ये कैसा पॉसिबल हो सके? बहुत सारे जन ने हमारे से सवाल किया है कि बहुत सारे स्कूल मालूनी में ऐसे आप पूछो प्रिंसिपल सर से कि ये कैसा परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से जो उन्होंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पढ़ाते हैं? लाइसेंस तो सिर्फ उनके 5th या 6th का होता है। देखिए कैसा होता है कि जब एक स्कूल को पहला रिकग्निशन मिल जाता है प्राइमरी जो कि फर्स्ट टू जी। फोर्थ मिलता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है जब बच्चा पहली में पढ़ा है तो पढ़ते पढ़ते 4 साल में चौथी तक पहुंचेगा। तो जब वो 5वीं में जाएगा तो उस वक्त स्कूल काम करता हुआ होता है, डिपार्टमेंट की जो भी ज़रूरत है रिक्वायरमेंट्स है उन डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करता है। और उसके बाद जब बच्चे फोर्थ में आ जाते हैं ना तो डिपार्टमेंट को समझ में आ जाता है इस बात को कि अब ये बच्चा फिफ्थ में जाएगा। तो वैसे ही उनको ये रियलाइज होता है कि भाई अभी एक दर्जा वार्ड बोल के कानून बनाया हुआ है जिसके अंदर दर्जा वार्ड, तो इसके अंदर जैसे ही बच्चा फोर्थ का फिफ्थ में आता है तो डिपार्टमेंट खुद इस चीज़ को बहुत सहजता से जिम्मेदारी से उन स्कूल्स को रिकग्निशन दे देता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन देने में लेने में थोड़ा आगे पीछे होने की वजह से कभी कभी वक्त आगे पीछे हो जाता है, पर डिपार्टमेंट का ऐसा सिस्टम है कि जैसे ही बच्चे बड़े हो गए बड़ी क्लास में आएंगे उस स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। तो मान्यता मगर वो टाइम पे तो नहीं मिली हुई रहती है ना, क्योंकि वो टाइम पे तो रन सिर्फ 5th या 6th स्टैंडर्ड का रन करने का था, बट वो 10th रन कर रहे हैं। देखिए तो ना, वो तो मैं क्योंकि जो भी स्कूल चलाता है ना तो वो मान के चलता है कि उसको एक मुकम्मल स्कूल बनाना है। हर स्कूल का ट्रस्टी हो या प्रिंसिपल हो, वो जब पहले से स्टार्ट किया तो मान के चलता है 10वीं तक का मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। तो जब वो 5वीं जब बच्चा उनका चौथी में आ जाता है और वो 5वीं में चले जाता है तो हो सकता है चौथी तक उनकी रिकग्निशन हो, 5वीं में उनको मिलने वाली होगी, तो आने में 2-4 साल आगे पीछे हो जाता है तो वो 5वीं का बच्चा 8वीं में पहुंच जाता है। तो उसी केस में किसी दरमियान में कभी इलेक्शंस आ जाते हैं या किसी और चीज़ की वजह से भी बहुत सारी फाइलें कुछ वक्त तक रुक जाती हैं। तो और एक और सवाल है मालूनी की पब्लिक का, जो ग्राउंड्स को लेके, जैसे कि ऐसा परमिशन है हर स्कूल के पास ग्राउंड होना चाहिए, बट मालवनी में ज्यादातर, मैं तो बोलूँ 80% स्कूल के पास ग्राउंड नहीं है। 80% स्कूल के पास मालवनी में ग्राउंड नहीं है, जिसके बच्चे लोग आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर पाते। इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज के लिए हर स्कूल के पास परमिशन होना है, जगह होना चाहिए, तब वो स्कूल को रिकॉग्नाइज रजिस्ट्रेशन जो भी होता है वो मिलेगा। तो बिना उसके स्कूल कैसा चल रही है? देखिए एकदम सही बोला आपने कि ग्राउंड मैंडेटरी है और बिना उसके रिकग्निशन नहीं मिलता, एकदम सही आपने बताया। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मालवनी में 40-40 या 50 साल या कई और पूरे हिंदुस्तान में, मैं सिर्फ मालवनी की बात नहीं करता हूँ, पूरी मुंबई की हम बात करते हैं, तो हर मुंबई में जगहों पर बहुत सारी ऐसे स्कूल हैं जिनमें हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ाई करते हैं, बट उनके पास ग्राउंड नहीं है। तो अलग-अलग वक्त पे अलग-अलग नियम थे। उनके पास भी रिकग्निशन है ना? लेकिन जैसे-जैसे वक्त आ रहा है तो सरकार कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्पेसिफिक हो रही है कि नहीं अभी इनको ग्राउंड रखना पड़ेगा। तो आने वाले अभी जो रिकग्निशंस आप जो पुराने रिकग्निशन उनके पास में कुछ फैसिलिटीज़ पहले थी, नहीं थी, अब वो डेवलप कर रहे हैं और जिनके पास अभी जो नए रिकग्निशंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी किया है। जिसके अंदर प्लेग्राउंड भी एक चीज़ है जिसके ऊपर सरकार बहुत ध्यान दे रही है। अभी स्कूल में स्कूल नाम आते साथ प्राइवेट स्कूल का नाम आता है, डोनेशन का नाम आता है, जो इनडायरेक्ट डोनेशन भी जिसको बोला जाता है। जैसे कि स्कूल बुक्स, जो पेरेंट्स को बोला जाता है नहीं आपको स्कूल बुक्स स्कूल से ही लेना है, बाहर से आपको नहीं लेना है। यूनिफॉर्म भी स्कूल से लेना है, बाहर से नहीं लेना है। स्कूल के हर एक चीज बोलते हैं स्कूल से ही लेना, बाहर से नहीं लेना है। तो ये जबरदस्ती का फैमिली पेरेंट्स को प्रेशर क्यों करते हैं? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम स्कूल जो मालवनी में है या ज़्यादातर स्कूल जो मालवनी में है वो स्कूल से ही यूनिफॉर्म, बैग और बुक्स वगैरह देती हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे ना मालवनी के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं तो जिसके अंदर मैं हमारे बारे में इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हम एक अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल रन करते हैं जिसकी फीस काफ़ी कम है, लगभग 500 के नीचे, या मालवनी में जितनी भी स्कूल है जो 500 के नीचे काम करती है। तो इनके जो ज़्यादा अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो डेली वेजेस होते हैं, ये या तो वो कहीं पर दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं या कहीं पे हाउसमेट के काम पर है, कहीं पर वो अपना वॉचमैन ही कर रहे हैं। तो उनके पास में फाइनेंशियल इतनी स्टेबिलिटी नहीं होती कि वो एक बार में एक दुकान पे जाएं और जो भी 500, 1000, 2000 की जो बुक होती है वो दे और ले करके। लेकिन हमने स्कूल चालू किया तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी थी कि हर बच्चा जब वो स्कूल में आ रहा हो, है ना, तो उसके पास में ना एक यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म इसलिए मैंडेटरी होता है ना क्योंकि स्कूल में अच्छे घर वाले
मतलब फाइनेंशियल स्टेबल और अनस्टेबल लोग भी आते हैं, मतलब जिनके पास बहुत नए नए कपड़े हो गए वो भी आते हैं, और वैसे बच्चे भी आते हैं जिनके पास नए कपड़े नहीं होंगे। तो अगर हम ऐसे अलाउ कर देंगे कि भाई आप कोई भी कपड़े में आ सकते हो, तो वो बच्चों के अंदर भेदभाव दिखने लगेगा। तो इसलिए यूनिफॉर्म इसलिए बनता है कि सब एक जैसे दिखे, इसलिए स्कूल का एक कलर निर्धारित होता है, कपड़ा निर्धारित होता है। और ये क्या होता है, ये कहीं पर भी मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। इसके लिए स्पेशल मील्स होती है जो कपड़े बनाती है, जो कलर्स बनाती है, ये आपको आम दुकानों में नहीं मिलेगा। अब जब हम अपनी रिक्वायरमेंट से अपनी कलर के लिए कपड़े बनाते हैं, तो वो स्पेसिफिकली कुछ लोग, यानी मुझे अगर 1000 बच्चे के लिए बनाना है, मुझे 100 बच्चों के लिए बनाना है, तो मैं उतने के लिए ही कपड़ा मंगवाऊंगा। अगर मैंने, समझ लो अगर मैंने वो 1000 लोगों के लिए मंगाया हो, है ना, और मेरे पास 1000 बच्चे हैं, तो मुझे, और वो मील 1000 बच्चों के लिए बना रहा, तो थोड़ा उसकी कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर वो कॉमन कपड़ा जैसे व्हाइट शर्ट है, तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, आप कहीं भी आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको स्पेशल किसी स्कूल से लेने की जरूरत नहीं होती। और मालवनी में या पूरी मुंबई के अंदर देखोगे तो अक्सर यूनिफॉर्म से स्कूल पहचानी जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ऊपर हो जाती है, और वो आसानी से नहीं मिलता है। कॉस्टिंग को तो हम साइड में कर भी दें तो वो आसानी से नहीं मिलता हर जगह पे। और पेरेंट्स को हम बोले कि आप ढूंढ के लेकर आओ, आप करके लेकर आओ, तो उस पेरेंट्स के ऊपर जो अपना घर का खर्चा चला रहा है, उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा कि वो दुकान दुकान जाके पूछे ये कलर का कपड़ा है, ये कपड़ा है, और वो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम कोई भी एक वेंडर होता है, ठीक है, उससे बहुत मुनासिब भाव में, ऐसा नहीं कि जितने के अंदर मुझे लगता है कि सड़क पे एक बच्चे का पैंट शर्ट आ जाता रहेगा, उतने ही अंदर मुझे लगता है कि मालवनी के बच्चों के यूनिफॉर्म्स आ जाते रहेंगे। थोड़ा पैसा अगर आगे पीछे होता होगा तो मुझे वो लगता है कि शायद क्योंकि स्पेसिफिक कलर होते हैं या स्पेसिफिक मटेरियल होता है, क्योंकि बच्चा पूरा दिन भर वो पहनता है, तो कंफर्टेबल भी होना चाहिए, तो उस वजह से हो सकता है थोड़ी कॉस्टिंग ऊपर नीचे अलग अलग स्कूल्स की अलग हो। लेकिन बुनियादी ये होता है कि इसके पीछे पैसे कमाने का मकसद नहीं होता स्कूल का, अपनी मगर आइडेंटिटी ये करने आप का बोल होता रहे है। हो, आप बोल रहे हो कि पैसा कमाने का मकसद नहीं रहता। बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसा भी हमसे सवाल किया कि जो बुक बाहर 70 रुपए 80 रुपए में मिलती है एग्जाम्पल, तो वो स्कूल 100 रुपए में देती है और नहीं हमारे से ही लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स का कहना है। मैं आपके स्कूल को नहीं बोल रहा हूँ या किसी की नहीं, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका ये सवाल है कि ये स्कूल क्यों ऐसा करती है। बिल्कुल, देखिए मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि मैं अपनी बच्ची के लिए एक स्कूल में गया था, जो मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है, एक नंबर की तरफ में स्कूल है, ठीक है। तो मैं जब वहाँ गया स्कूल के लिए, तो उन्होंने मुझे स्कूल का लाखों में 1 साल का फीस मुझे वो जो बताया, लाखों में बताया, यानी लाख के भी ऊपर। और वो बच्ची नर्सरी में जाएगी जिसकी उम्र लगभग 3 सवा 3 साल की उम्र है, ठीक है। और उसके बाद उनका स्पेसिफिक बुक्स है, उनके अलग से यूनिफॉर्म्स, उनके अलग से शूज है। तो मैं जब एज एन पेरेंट्स भी सोच रहा हूँ, तो क्योंकि मैं इस फील्ड से आता हूँ, इस प्रोफेशन से आता हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मजबूरी होती है। जैसे कि अभी मालवनी के अंदर अगर मैं बात करूँ कि कोई भी स्कूल वाला ऐसा नहीं करता कि उसने 10 रुपए की बुक लाया हो और उसके ऊपर 200 रुपए का स्टिकर लगा के वो बेच रहा हो, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ ये होता है स्कूल वालों के पास, ये स्कूल वाले की सिर्फ पहल इसलिए होती है कि स्कूल से यूनिफॉर्म और बुक्स है, ताकि हर बच्चा जब वो पहले दिन स्कूल आए तो उसके पास वो सारी बुक्स हो। नहीं तो माँ बाप कभी कभी अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बच्चों की ना बुक्स खरीद पाते, ना नोटबुक खरीद पाते, जिसकी वजह से बच्चा महीना महीना भर बिना बैग और बिना बस्ते के बैठा रहता है क्लास के अंदर। और जब बच्चा 1 महीना बिना किसी किताब के बैठा होगा, तो वो किस तरीके के एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छा समझ के पढ़ाई कर पाएगा। तो वो एक माहौल, एक यूनिफॉर्म माहौल क्रिएट करने के लिए कि हर बच्चे के पास बैग्स हो, यूनिफॉर्म्स हो, बुक्स हो पहले दिन ही, भले से उसने, क्योंकि अगर उसने स्कूल में एंट्री किया है तो स्कूल वाले की जिम्मेदारी है। अगर हम बोलते भाई आप जाओ वहां से लेकर आओ तो ही स्कूल में एंट्री, तो बच्चे की तो पढ़ाई नहीं होगी। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा मालवनी के अंदर कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, और फीस स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी स्कूल किस प्रोसेस में काम करे। और मैं आपको इस चीज के साथ दावे के साथ बताऊं कि मालवनी की कोई भी स्कूल ऐसी नहीं है जो एमआरपी के ऊपर पैसा चार्ज करती है, बल्कि एमआरपी के नीचे ही चार्ज करते, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ सिर्फ ये। लेकिन ये परसेप्शन बेस्ड है। मैं हर माँ बाप को, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बोलूंगा, हर माँ बाप को मैं समझाऊंगा कि आप जब भी आपके हर साल बुक्स आती है, उन बुक्स को लो, उनका कैलकुलेशन लगाओ। आप अक्सर देखना कि वो कैलकुलेशन और जो बुक का कैलकुलेशन है जो दुकान में मिला वो दोनों भी सेम होगा, या तो उससे कम होगा पर ऊपर नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो अभी जनता का एक और सवाल है मालवनी की, जो उनका एक और सवाल, जो मालवनी में स्कूलें है तो उनमें जो टीचर्स होती है, उनका कहना है कि जो टीचर्स होती है वो 12th पास होती है या 12th पास से 10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रही है, 8th स्टैंडर्ड को। मगर गवर्नमेंट्स के लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट का जो भी कानून है उसके हिसाब से बीएड या डीएड होना चाहिए टीचर का। हर स्कूल में बीएड या डीएड होना चाहिए, प्राइमरी और सेकेंडरी में टीचर्स। मगर यहाँ पे 12th पास
टीचर बन जा रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये मालूम नहीं कि स्कूल में। देखिए ना, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे इसलिए भी ज़रूरी है कि मैं इस जवाब के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का अपील भी करना चाहूँगा। पहली बात तो मैं बता दूँ कि एजुकेशन सेक्टर में आने के लिए 3 आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करने पड़ते हैं। एक ईसीसीईड होता है, जो प्री प्राइमरी के लिए होता है। हाँ। एक डीएड होता है, हम्म। जो फर्स्ट टू लेके, जिसे डिप्लोमा इन एजुकेशन बोला जाता है, जिसको फर्स्ट टू फोर्थ आप प्राइमरी बोल सकते हो, उसके लिए लगेगा। और एक सेकेंड डी के लगता है, जो बीएड होता है। तो ईसीसीईड जो होता है वो 10th के बाद भी आप कर सकते हो, 12th के बाद भी आप कर सकते हो। डीएड जो है वो भी आप 12th के बाद कर सकते हो। जो 17 साल, आपने 15 साल में आपका अगर 10th पास किया तो आप 17 साल के अंदर आप अपना 12th कंप्लीट कर लोगे, फिर आप अपना डीएड कर सकते हो। और अब ग्रेजुएशन करते हो तो 21 साल के बाद आप अपना बीएड कर सकते हो। तो अक्सर क्या होता है कि क्योंकि जो कद-काठी होती है कभी-कभी टीचर्स की या हमारे बच्चियों की, तो ऐसा अजम्पशन होता है कि यार ये तो इतनी छोटी दिख रही है, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं लगा लिखा हुआ है कि वो बीएड है कि डीएड है ना। और कोई भी स्कूल, क्योंकि आप जानते हो कि अगर वो अपने आप को समाज में स्थापित स्टैब्लिश करना चाहता है, तो उसको समाज के अंदर जिस काम के लिए वो अपने आप को स्टैब्लिश किया एजुकेशन, उसके अंदर उसको अच्छा करना होगा, है ना। ये एकदम बुनियादी उसूल है। अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही उस स्कूल के अंदर या अच्छा नहीं कर पा रही, आपको क्या लगता है क्या वो स्कूल कुछ साल तक का सस्टेन हो पाएगा? उससे खराब होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एजुकेशन गिरेगा, डिट्रॉइड होगा, और कहीं ना कहीं स्कूल को बंद होना पड़ेगा। और ऐसी कई स्कूलें बंद भी। लेकिन अभी जैसा आपने कहा कि डीएड बीएड, मैं आपको बता दूं कि थोड़ी अफसोसजनक बात है कि मालवनी के अंदर हमारी जो बच्चियां हैं या लड़के, क्योंकि खासतौर पे ये जो एजुकेशन सेक्टर है वो बहुत फीमेल डोमिनेटेड है, क्योंकि बच्चों को ना लड़कियों के साथ में या फीमेल जेंडर के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल माना जाता है। तो दिक्कत क्या होती है कि जब बच्चियां करती हैं अपने क्वालिफिकेशन, तो उसके बाद या तो उनकी शादी करा दी जाती है या तो उनको घर बिठा दिया जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी में ना बच्चियों को बाहर नहीं भेजा जा रहा है काम करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कि आपको अपने खानदान में, अपने घर में बच्चे पढ़े लिखे चाहिए, लेकिन जो आपके अपने घर के पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको आपने घर में बंद करके रखा हुआ है, तो समाज में अच्छी टीचर आएगी कहाँ से? डीएड बीएड स्कूल तो नहीं कराएगा, ये तो पेरेंट्स को करवाने का काम है ना। लेकिन क्या होता है कि स्कूल आपने स्टार्ट किया, आपके पास बीएड डीएड टीचर है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सभी स्कूलों के पास, तमाम स्कूलों के पास बीएड डीएड है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या था, कुछ हालात की वजह से कभी कुछ हो गया, तो कुछ असिस्टेंट टीचर थे जो उनके साथ में क्लास में मॉनिटरिंग करते हैं, या बच्चों का ख्याल रखने के लिए, चीजों करने के लिए, वो असिस्टेंट तौर के टीचर होते हैं। मतलब है वो असिस्टेंट के तौर पे रखा जाता है उनको। बिल्कुल, वो एज एन असिस्टेंट टीचर होते हैं। बट किस केस में क्या होता है कि कहीं कहीं पे टीचर को 5 साल हो गए उस असिस्टेंट करते करते, अब उनके पास हो गया एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, मगर उनके सर्टिफिकेट नहीं है ना। मैं वहीं आ रहा हूँ, तो उनके पास हो जाता है एक्सपीरियंस। तो इसलिए अभी कुछ साल पहले स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे एनआईओएस के साथ मिलके ना, उन्होंने अभी ना बीएड और डीएड के कोर्सेज स्टार्ट करे कि जो टीचर जॉब कर रहे हैं और अनसर्टिफाइड है उनको सर्टिफाइड भी कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मेरी स्कूल में ही नहीं, पूरी मुंबई के अंदर, पूरे महाराष्ट्र के अंदर लाखों लोगों ने अभी बीएड डीएड किया। तो अक्सर ज्यादातर जो आपको पहले नॉर्मल टीचर लग रहे थे, अब वो बीएड और डीएड टीचर्स हैं। ओके। क्योंकि सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार को भी समझ में आया इस बात को लेकर कि बीएड डीएड करना पेरेंट्स के लिए ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो टाइम, एक तो ऐसा 2 साल का टाइम भी लगता है और पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। लेकिन सरकार ने उन टीचरों के लिए एक फैसिलिटी निकाला कि जो स्कूल में काम कर रहे हैं एज एन असिस्टेंट, तो वो बीएड डीएड ऑनलाइन क्या कर सकते हैं। और एनआईओएस ने किया, आप गूगल पे आके उसको सर्च कर सकते हैं। और सबसे मेन सवाल जो पेरेंट्स का है, मालूम नहीं कि नहीं, इंडिया के हर एक पेरेंट्स का सवाल है। दुनिया के कैलेंडर में 12 महीने का होता है, बट स्कूल के कैलेंडर में 14 महीना होता है। मतलब आप समझ गए होगा, 12 महीने की फीस के बदले 14 महीने की फीस रहती है, जो टर्म फीस के नाम पे लिया जाता है। ये हर एक पेरेंट्स का सवाल है। देखिए ना, बहुत अच्छी बात है ना कि इस तरीके के सवाल आना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास जो सवाल होते हैं ना, उसके जवाब हमको पता भी होते हैं, पर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपके तमाम दर्शकों को बोलूँगा कि जो टर्म फीस होती है ना, वो प्रिंट होती है। हिंदुस्तान का सारा स्कूल, है ना, अगर अपने कैलेंडर में टर्म फीस इंक्लूड किया है, इसका मतलब कानून इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। क्यों दे रहा है? नहीं, इजाज़त दे रहा है, मतलब प्रिंट करके दे रहे हो, कानून इस चीज़ की इजाज़त दे रहा है। तो वो टर्म फीस बेसिकली क्यों होती है, मैं अभी वो समझा देता हूँ। कि जैसे स्कूल्स के अंदर ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, जैसे कि हमने समझ लो प्री प्राइमरी को हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया, कि हमको ऐसा लगा कि हमको बच्चों को ना ये मंथ के अंदर हमको फ्रूट्स पढ़ाने के, तो स्कूल को ऐसा प्लान हो कि हमको ना बच्चों को फ्रूट्स खिला के उनको पढ़ाना चाहिए, है ना। या फिर हमको उनको वर्कशीट्स देना चाहिए, या फिर हमको उनको कहीं पे वेजिटेबल मार्केट विजिट करवाना चाहिए, या फ्रूट्स लाना चाहिए,
या फिर स्कूल के अंदर जो भी स्पेशल डेवलपमेंट, इसको चार्ज भी कहा जाता है, कि स्कूल के अंदर कोई भी छोटे मोटे डेवलपमेंट के लिए ना ये सरकार ने अप्रूव किया हुआ फीस होते, ताकि स्कूल के जो अखराजात होते, क्योंकि जो मंथली फीस आती है उसमें फीस और टीचर सैलरी, स्कूल मेंटेनेंस और दूसरी दूसरी चीज़ें लग जाती है। तो इसलिए सरकार ने 2 महीने इसलिए रखे ताकि स्कूल के अंदर कुछ बदलाव अगर आपको करना है, कुछ चीज़ें करना है, तो उसको स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तौर पे देखा जाता है, और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये कोई स्कूल अपनी मर्जी से नहीं करता। और स्कूल तो हर महीना फीस चार्ज कर रही है ना, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज करने की उनको जरूरत अब ये सवाल जो है ना, ये टेक्निकल है ना, क्योंकि मैंने बोला सरकार ने करी। अब सोचो एक सरकार है, हमको आज़ादी के इतने साल हो गए, मतलब आज तक ये चल रहा है, तो मतलब इसकी नीड है, तभी ये चल रहा है, नहीं तो बंद हो जाता ना। कोई भी सरकार आ जाए बोलते हैं, हम जैसे फ्री में बस पास दे रहे हैं, हम फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं हम टंकी हटा देते, क्यों नहीं बोल रही सरकार ये? इसलिए नहीं बोली क्योंकि पता है कि ये उसकी जरूरत है इस एजुकेशन सिस्टम की, नहीं तो एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा चरमरा जाएगा। और स्कूल में कंप्यूटर फीस के नाम पे फीस लिया जाता है, और कंप्यूटर एजुकेशन के नाम पे सिर्फ उनको पेंटिंग सिखाया जाता है स्कूल में। क्या बुलाते हैं, कंप्यूटर में पेंटिंग करवाते हैं, पेंटिंग कर लो, कुछ भी बना दो, बस हो गया तुम्हारा कंप्यूटर क्लास रेडी। तो क्यों उनको चीजें सिखाई नहीं जाती? एक्स्ट्रा चीज, आज का दौर कंप्यूटर का दौर है, एकदम फास्ट ग्रोथ होते जा रहा है, कुछ ना कुछ अभी एआई आ गया है, चीजें आई जा रही है, मगर स्कूल में सिर्फ कंप्यूटर के नाम पे आज भी सिर्फ पेंट सिखाया जाता है बस। इसमें स्टूडेंटों का, और वो भी सिर्फ वीक में एक ही बार कराया जाता है। ये बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है। देखिए ना, कंप्यूटर क्लास से ऐसा है कि मैं मानता हूँ कि आने वाले वक्त के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग वगैरह लगेगी। लेकिन रही बात स्कूल की, तो मैं आपको बता दूं कि तमाम स्कूल जो मालवनी में जो अगर फीस चार्ज करते हैं, तो बच्चों को कंप्यूटर में ले जाते हैं, और सरकार की तरफ से एक सिलेबस, निर्धारित सिलेबस होता है, वो स्कूल अपनी तरफ से नहीं इम्प्लीमेंट करता है। एक उसका ऑलरेडी कंटेंट बुक्स आती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, वही चीज़ें स्कूल में की जाती है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को, खासतौर पे छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा ना ड्राइंग पेंटिंग करना ज़्यादा मज़ा आता है ना। तो उनको वो लेक्चर इसलिए भी दिया जाता है ताकि वो जो 4 घंटा 3 घंटा जो क्लास में बैठे, उनके ब्रेन के अंदर दुनिया भर की चीज़ें चल रही, तो उनका अपना एक इमेजिनेशन वो क्रिएट करें। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी भी है उन बच्चों के लिए। तो सिर्फ पेन नहीं, अगर आप देखो तो उनको एक्सेल भी, बड़े बच्चों को एक्सेल की तरफ भी लेके जाता है, क्योंकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ही मिल सकती है। आपको अगर उसका एक्सपर्ट होना है, जैसे मुझे अगर डॉक्टर बनना है, ठीक है, मेरा साइंस में बहुत अच्छा पकड़ में अच्छे मार्क्स अटेंड करा, लेकिन मुझे साइंस करने के लिए मेरे को 10th का बेसिक एजुकेशन ही मिलेगा साइंस का। उसके बाद 11th में मैं स्पेसिफिकली साइंस कॉलेज में जाऊँगा और मैं इसमें स्पेशलाइज्ड होगा। तो उसी तरीके से स्कूल के अंदर जितने भी कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं, वो बहुत स्पेसिफिक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर देते हैं, और अबाउट द थिंग्स जो भी उसके अंदर कंटेंट्स उसके दी जाती है। मतलब आपका बोलने का मतलब है कि हर एक स्कूल में खाली पेंट नहीं सिखाया जाता है, बहुत तमाम सारी तमाम स्कूलों में चीजें, एक्सेल भी सिखाया जाता तमाम है। जी, प्रेजेंटेशन हो जाता है, अपना पावर पॉइंट आपको सिखाया जाएगा, ईमेल सिखाया जाएगा। अभी तो हमारे स्कूल ने ये कोशिश किया है कि हम हमारे बच्चों को कोशिश करते हैं एआई टूल्स की तरफ में थोड़ा फोकस करवा रहे हैं, अच्छा, बहुत ताकि अच्छी बात है। वो अपने जो आने वाले वक्त, आने वाले जो 5 साल है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ही जाने वाला है। तो बच्चों को किस तरीके से प्रॉम्प्ट क्रिएट करना, उसके लिए कौन से एप्लीकेशंस हैं, तो इस तरफ पे तो हमने अब काम शुरू कर चुका है। आखिरी सवाल है कि स्कूल वगैरह जो होती है उसके अंदर ट्रैफिक जो समस्या है, जैसे कि हमारे मालवनी में भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल है, जो जब छुट्टी है तो रोडों पे ट्रैफिक हो जाती है, मगर स्कूल का कोई एक वॉचमैन तक रोड पे नहीं आता है और वो ट्रैफिक क्लियर नहीं कर, जिसकी वजह से लोगों को 1-1 घंटा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। तो आपको नहीं लगता इस पे स्कूल को थोड़ा फोकस करना चाहिए, या स्कूल में जैसे कि हमारे उनके जो वॉचमैन होते हैं वो रोड पे आके ट्रैफिक क्लियर कराए, या फिर कोई ट्रैफिक अथॉरिटी से वो बात करे और क्लियर कराने के लिए वो टाइम पे स्पेसिफिक जो टाइम होता है स्कूल का छूटने का, मतलब किसी अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करके हम वहाँ पे लाए वहाँ ताकि पे वो लाए। करे। हाँ, तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि स्कूल कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मालवनी के लिए ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। हम आज भी देखते हैं कि मालवनी का थोड़ा सफ़र करने के लिए हमको काफ़ी वक्त लग जाता है, और बड़े अफसोसजनक बात है, कई लोगों को हादसा भी देखना पड़ा इसकी वजह से। लेकिन सिर्फ स्कूल एक वजह नहीं हो सकती, आपको मालवनी को ऐसे समझना पड़ेगा कि मालवनी के अंदर एक 2 किलोमीटर का सर्कल है, और पूरी मुंबई के अंदर मालवनी जो है ना, वो दूसरा सबसे बड़ा स्लम है धारावी के बाद। और धारावी क्योंकि मुंबई का नंबर 1 स्लम है, इसलिए वहाँ पे बहुत फैसिलिटीज़ पे काम किया गया। वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के अलग-अलग रूट्स क्रिएट किए गए, बहुत सारे डाइवर्जन्स क्रिएट किए गए। लेकिन मालवनी का ऐसा है कि मालवनी अभी तक का उस रडार में नहीं आया हुआ है, जहाँ पे मल्टीपल एक्सेस और एंट्री आ जाए।
मुझे तक काफ़ी हद तक बहुत काम भी हो रहे हैं। अभी हम मुझे पता चला है कि एक ब्रिज का काम चालू है, अभी नया रोड निकल रहा है और बहुत हद तक बहुत अच्छे-अच्छे काम हो भी रहे हैं। लेकिन जब भी, है ना, एक कोई इवेंट या कोई स्पेसिफिक चीज़ है ना जो सामाजिक है, तो उसकी वजह से ट्रैफ़िक मुझे आपको लगता है वो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर सड़क बनी है, तो उसपे लोग चलेंगे, है ना? लेकिन वहाँ पे वो सड़क बनी सिर्फ़ 200 लोग के लिए, अगर 2000 लोग वहाँ पर आके रह रहे हैं, तो उसमें स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप बात करोगे किसी उसको वॉचमैन को वहाँ पर रुका के वो करवा देने की कि भाई कि आप उसका ध्यान दे दो। मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्वेशन किया हो कि जब हम खुद बाइक चला के जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि 10 साल, 12 साल के बच्चे स्कूटी चलाते हैं, क्योंकि आज लोन पे बहुत ईज़िली स्कूटी अवेलेबल है। तो इतनी रफ्तार में वो स्कूटी चलाते हैं और जब आप उनको समझाओ बेटा प्यार से, तो आपको लगता है वो किस अंदाज़ में वो जवाब देता है। तो आपको इस चीज़ का वो एहसास दिला देगा कि भाई अपनी वाणी, अपना ज्ञान अपने पास रख। वो आपको इस नज़र से समझा देगा, मतलब उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक वॉचमैन जो होता है वो बहुत मिनिमम वेज में काम करने वाला इंसान होता है। तो मुझे लगता है अगर सड़क पर जाकर किसी को समझाएगा, तो एक ऐसा स्थिति वहाँ डेवलप होने के चांसेस है। कुछ लोग हो सकता है कि 100 में से 90 उसकी बात मान लें। हम इसको बहुत अच्छे एंगल से देखते हैं कि 90 लोग उसकी बात माने। लेकिन अगर दिन में 10 लोग उसकी बात को नहीं मानेंगे तो बात बिगड़ सकती है। और फिर स्कूल, और जब वो बात बिगड़ेगी तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो स्कूल वाले के लिए संभालने के लिए हर बार मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या सड़क पर रहेगा? तो वो दिक्कत में नहीं जाते हैं। लेकिन स्कूल क्या काम करता है, अपने पेरेंट्स को पीटीएम्स के अंदर, अपने बच्चों को क्लास के अंदर इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखता है कि बच्चा जब आप सड़क पर जाते हो तो ख्याल रखो कि आपको कौन से साइड से वॉक करना है, कहाँ पे रुकना है, कैसे रोड क्रॉस करना है। ये बेसिक जो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी होती है एक इंसान की सड़क पे चलने, वो सारी जिम्मेदारी से स्कूल उस काम को कर रहा है, सारे स्कूल ही कर रहे अभी कोरोना पे आते हैं। हैं। कोरोना जो था वो टाइम पे स्कूलों ने को बहुत सारी ऐसी स्कूल है जो फीस माफ नहीं करे, बहुत सारी ऐसी स्कूल है मालोनी में, स्पेशल मालोनी में बहुत सारी ऐसी स्कूल है जो फीस माफ नहीं करे, बट आपने 1000 बच्चों की फीस वो टाइम पे वेव ऑफ करे थे। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि जैसा आपने करे थे वैसा दूसरी स्कूल को भी करना चाहिए था वो टाइम पे? देखिए, अगर आप मुझे मेरी पर्सनल बात करोगे कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं बोलूँगा करना चाहिए, है ना? लेकिन इसको इस पहलू पे भी देखना पड़ेगा कि कौन से स्कूल का क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्योंकि जैसे आप फीस माफ करने की बात करोगे वैसे टीचर्स की सैलरी को वेव करने की बात करो, लेकिन वो टीचर का भी अपना घर चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि खास तौर पे मैं अगर मेरी अपनी बात करूँ, अगर मैं इस मुद्दे पे सिर्फ मैं अपनी स्कूल को लेकर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद उस कम्युनिटी से बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ है, मेरे पूरा खानदान, सारे लोग हम वहीं पे रहते हैं। तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ उस कम्युनिटी से, उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। तो वो दौर तो ऐसा था कि इतना खौफनाक था कि लोग किसी से मिलने, बात करने तक भी डर रहे थे। तो जब हमने ये देखा कि यार पेरेंट्स, जब लॉकडाउन हो गया तो हमको कॉल करने लगे जो हमारे से कनेक्टेड पेरेंट्स थे, सर वो अचानक से लॉकडाउन हो गया, मेरे घर का बाटला खत्म हो गया, तो मुझे 2000 रुपए दे दो, ब्लैक में मुझे बाटला मिल रहा है। इस तरीके की मेरे पास रिक्वेस्ट आने लगी, क्योंकि वो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो गाँव से यहाँ पर आए थे, उनका यहाँ पे कोई जानने वाला था, वो सिर्फ मुझे ही पहचानते थे और उनको लगता था कि मैं यहाँ पे उनके लिए एक रहबरी के तौर पे, जिम्मेदार के तौर पे, वो मेरे पास अपनी रिक्वेस्ट लेके, क्योंकि वो भी जिम्मेदार आदमी अपने घरों के, तो वो हर एक के सामने नहीं जा सकते थे अपनी रिक्वेस्ट को लेके, उन्होंने मेरे पास आना। तो जब शुरुआत में वो हमारे पास आने लगे रिक्वेस्ट लेके, तो वहाँ पर हमको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ठीक है, आज एक ऐसा वक़्त है जहाँ पे हमको एज़ एन इंसान बन के खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं प्रिंसिपल हो सकता हूँ, मैं ट्रस्टी हो सकता हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, लेकिन आज एक इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हमने उस चीज़ पे देखा तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये रियलाइज़ हुई कि हमने उस वक़्त बहुत सारे लोगों को, अगर आपने देखा होगा तो हमने लगभग पूरा 2 साल के आस-पास हमने राशन बाँटा, लगभग हमने 25,000 2 साल के आसपास आपने 2 राशन साल बांटा। लगभग राशन बाँटा हमने। 25,000 से ऊपर हमने हमने राशन किट बाँटा है, जो एक किट हमारी 500 से लेके हमारे पास 2,500 रुपए तक की हमने किट को बाँटा है। अच्छा। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे पैसे मेरे थे, कुछ पैसे शुरुआती हमने हमारे जेब से लगाए, लेकिन उसके बाद में बहुत से फरिश्ते लोग थे जो समाज के ज़िम्मेदार नागरिक थे, जिन्होंने सामने से हमको बोला कि सर किस तरीके से हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की मदद थी इसके अंदर, क्योंकि ऊपर वाला वाक़ई में लोगों को जाँचना भी चाहता था और बचाना भी चाहता था। तो ऊपर वाले ने बहुत सारी मदद सहायता लेकर आए। तो जब हम ये काम कर रहे थे, हमने जब इतने सारे राशन किट बाँटा, हमने दवाइयों का किया, ऑक्सीजन बाँटने के पे काम किया हमने, फिर दूध के लिए बच्चों के लिए, गैस के बाँटने के लिए। तो एक वक़्त के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ यार कि फिर हमने जब थोड़ा लॉकडाउन को ढील मिली तो तब पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन में हमने टैबलेट जो है, हमने लगभग 150 के से ज़्यादा बच्चों को टैबलेट्स दिए टैबलेट्स भी ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए हमने। तो जब हमने ये देखा कि ये सारे बच्चे जो इतने स्ट्रगल कर अपनी लाइफ़ के अंदर,
और जब उनसे जब पता उनको फीस के बारे में वो बच्चे को पढ़ा नहीं रहे थे ऑनलाइन, तो हमको पता चला क्यों नहीं पढ़ा रही। जब हमने जानने की कोशिश की तो पता चला कि पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अगर मेरा बच्चा ऑनलाइन क्लास बैठेगा तो उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है कि मतलब जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, चीजें नहीं कर रहा है ना, और वो बच्चा सिर्फ इसलिए भी नहीं पढ़ाई कर रहा कि पैसा नहीं दे पा रहा, तो मुझे ऐसा लगे मुझे एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए, एक अच्छा इंसान होने के लिए मुझे कुछ मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अदा करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है शरीयत ने बहुत सारी चीज हमको सिखाया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कि हमको ये जो एक बहुत बुरा वक्त है जिंदगी का, इसके अंदर हमको अपने जहन को, दिल को बड़ा करना पड़ेगा। और वहां पे हमने जाके तय किया कि हम ये सारे बच्चों की फीस को वेव कर देंगे। मैं इसको माफ नहीं बोलूंगा, हाँ, मैं इसको कंसेशन बोलूंगा, या क्योंकि माफ बोले तो मैं उन पे मेहरबानी कर रहा हूं, मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। मुझे नहीं लग रहा मैंने कोई बड़ा काम किया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी जिंदगी की एक जिम्मेदारी है जो मैं कर रहा हूं, तो हमको ऐसा लगा कि हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों को समेट के रखने की। तो हमने उस जज्बात और मुझे लगता है इमोशंस के बच्चों के प्यार के साथ में देखते हुए मुझे लगा हमने वो फैसले को लिया। बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत बड़ा पैसा हो रहा था, वो बहुत बड़ा पैसा हो रहा था। हमारे साथ के लोग, पास के लोगों ने काफी इस पे आर्ग्यूमेंट्स भी चीजें भी, लेकिन हमारे कुछ ट्रस्टीज थे जो बहुत और मेरे साथी थे जो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बोले नहीं आप बहुत बढ़िया सोच रहे हो, आपको एक काम करना चाहिए। फिर या क्योंकि आपके साथ टीचर्स काम करे, उनको आपको सैलरी देना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइट का बिल है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर कुछ भी रिलीफ आपको नहीं दिया था, पर आपके ऊपर तो जिम्मेदारी लग, जैसा बच्चों के बारे में सोच रहे हो तो वैसा आपको टीचर्स के बारे में भी सोचना होगा। आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, तो उनकी सैलरी हम नहीं मार सकते। तो हमने कोशिश की, हमने हमारी अपनी कुछ कुर्बानियां थी जो मुझे नहीं लगता कि मैं ऑनलाइन बोलूंगा, बट हमने कुछ कुर्बानियां की अपनी, और उस कुर्बानियों से हमने कोशिश किया कि ऊपर वाले को राजी करने का पूरा मकसद था। और मुझे लगता है अल्लाह बहुत हद तक इस बात से खुश भी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जैसे नया साल हुआ, काफी तादाद में बच्चे जो जितने थे उससे कई ज्यादा बच्चे वापस लौट के आ गए। बहुत अच्छी सोच है हुसैन सर आपकी। आपने बहुत कोरोना में काम किया, जो है जैसे कि आपने बताया, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, और ऊपर वाला आपको इसका जज़ाए खैर भी देगा। बिल्कुल। तो एंड में आप हमारे व्यूअर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आप सबको बोलूँगा कि पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी, मैं इस चीज़ को ध्यान देता हूँ, कोई भी हमारा इलाके का लड़का बच्चा है ना, कोई नई चीज़ करता है, क्योंकि हमारी दिक्कत क्या होती है कि हम अपने आसपास के लोगों को उछालने की जगह पीछे खींचने में रहते हैं, तो हमको इससे बाहर आनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो पूरी डेमोग्राफी हिंदुस्तान की चेंज हो रही है, हालात बदल रहे हैं ना, हमको मिलजुल के भाईचारे से, प्यार से रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऊपर आना है और बेहतर इंसान बनना है, तो आपको पास सिर्फ एक ही सीढ़ी, वो है एजुकेशन। अगर आपने अपने बच्चों को और अपने आप को एजुकेशन से नहीं नवाजा, है ना, अगर ये गिफ्ट अपने बच्चों को नहीं दिया एजुकेशन का, तो आप यकीन कीजिए कि ये सिर्फ उन बच्चों तक ही परेशानी नहीं रहेगी, ये नस्लों दर नस्लें बढ़ते रहेंगी। सही बात है। अगर आज मैं ग्रेजुएट हूँ तो कल मैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए सोचूंगा, वो अपने बच्चे को एमडी बनाने के लिए बात करेगा। लेकिन अगर अपने बच्चे को बेसिक एजुकेशन नहीं दे पाए, तो मेरी आने वाली पीढ़ी बेसिक एजुकेशन में ही चलती रहेगी। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एजुकेशन की तरफ फोकस कीजिए। पैसे बहुत ज्यादा नहीं लगते मालूनी में, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मालूनी में सबसे कम पैसे में पूरी मुंबई के अंदर सबसे उम्दा एजुकेशन मिलता है, ये आपको मैं गारंटी देके कह सकता हूँ। उसके अलावा आपको कोई भी सहायता चाहिए, जैसे आरटी एक बहुत बड़ा एक्ट है, मुझे लगता है सलीम भाई इस पे आने वाले वक्त में शायद काम करेंगे इसके बाद आरटी के ऊपर, तो उससे हमारे से भी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, फ्री में भी एजुकेशन अवेलेबल है, बहुत उम्दा है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स आपके पास अवेलेबल है। अभी मुझे एक और भी बात पता चली कि बीएमसी ने सीबीएसई बोर्ड भी स्टार्ट किया है, तो मतलब सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ नीयत लग रही है। तो अपने बच्चों को ना एक बर्थडे कम मनाओ, एक महंगा कपड़ा कम दिलाओ, है ना, एक केक कम काटो, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देने की कोशिश करो। और साथ में मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए ना एजुकेशन के साथ वैल्यूज यानी संस्कार देना बहुत जरूरी है, कि वो बड़ों की इज्जत करे, वक्त की कीमत करे, और जो उसके आसपास के लोग उसको समझा रहे उस बात का एहतराम करे। क्योंकि हम अक्सर, मैं इस बात को थोड़ा पेरेंट्स को समझाना चाहूंगा कि अक्सर क्या होता है कि पेरेंट्स जब हम बहुत अच्छा काम करते हैं ना, तो हम खुद को बहुत प्रेज करते हैं, लेकिन जब बुरा काम होता है हम दूसरों को ढूंढते किसने किया वो गलती, तो हम खुद के लिए जज हो जाते, खुद के लिए वकील हो जाते कि अपनी गलती को समझाते हैं, नहीं मैंने ये इसलिए कर दिया, मैंने उसलिए कर दिया, वो मेरे लिए ऐसा हो गया, लेकिन दूसरे के लिए हम जज होते हैं, भाई तूने गलत किया। तो मैं तमाम पेरेंट्स को
एज एन स्कूल के तौर पे मैं बोलना पाऊंगा कि सारे स्कूल जो है, सारे ट्रस्टी, सारे प्रिंसिपल जो है वो आपके दोस्त है, आपके फैमिली मेंबर्स है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, है ना। वो आपको बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी देगी, आपके बच्चों को फ्री में भी पढ़ाएगी, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी से आपको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। बच्चों को टाइम पर स्कूल भेजना पड़ेगा, बच्चों को अच्छे वैल्यूज सिखाने पड़ेगी। आज मुझे लगता है कि मेरे पास स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चियां पढ़ती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी छोटी सी कोशिश है। आज मालवनी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चियां मेरे पास पढ़ाई कर रही है ना। तो उस बात को मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। उसी तरह हर स्कूल अपने लेवल पे, अगर आप देखोगे मालवनी के अंदर आज बड़ी संख्या में लोग कॉल सेंटर्स में जा रहे हैं, डॉक्टर्स बने हुए, इंजीनियर्स है, अब्रॉड में सेटल्ड है। तो ये एजुकेशन सेक्टर की देन है ना, दूसरी क्या वजह है। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मंदिरों का होना जरूरी है, जिस तरीके से मस्जिदों का होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूलों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने आसपास के जितने भी इदारे हैं, आप उनके साथ खड़े रहिए, उनकी मदद कीजिए। और मैं तमाम जो आपके युवा यंगस्टर्स है उनको एक अपनी तरफ से कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है ना, उसने अगर कहीं पे भी ड्रॉप आउट किया अपने एजुकेशन को, 8वीं 9वीं 10वीं, उसकी उम्र एक बड़ी हो चुकी है अभी, है ना, लेकिन उसको पता, उसको अभी उस एहसास हो गया रहेगा कि अभी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं ये आपके चैनल से, आपके थ्रू ये इनको को वादा करता हूँ, अगर वो आपके थ्रू या मेरे पास कांटेक्ट करते हैं तो मैं उनको 100% इंश्योर कर सकता हूँ कि उनको जिंदगी में एजुकेशन वापस कैसे एक्वायर करना है, और सबसे आसानी से और एकदम मिनिमम पैसे के अंदर। ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लगेगा, ऐसा भी नहीं है। बहुत आसान तरीके से मैं उनको 10वीं पास करना, 12वीं पास करना सब बता दूंगा। मेरी पूरी मदद रहेगी उनको पढ़ाने की, मैं वो भी फ्री में पढ़वा दूंगा, है ना। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स को बोल सकता हूँ कि मेरा काम एजुकेशन देना है, और मेरा सिर्फ और सिर्फ नियत है कि मालूम नहीं कि हर बच्चा जो किसी स्कूल में नहीं जा रहा है, किसी भी वजह से, वो मेरे पास आ जाए। मेरी जो ताकत होगी, मेरी जो कोशिश होगी, वो 3 साल से लेकर 30 साल का बच्चा क्यों ना, उसके एजुकेशन की जिस तरीके से मेरी सपोर्ट होगी, मैं उस तरीके से करने के लिए तैयार हूं।